क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज से हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। वह नया टॉपिक क्या है? संज्ञा है। संज्ञा तो सभी जानते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो दर्शाता है उसको संज्ञा कहते हैं। लेकिन आप लोगों के कंपटीशन में ये नहीं पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर जो मैटर है उससे लेकर आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए हम संज्ञा को आज पढ़ते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा मीन्स क्या होता है? संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञान। सम प्लस ज्ञान। सम का मीन्स होता है सम्यक, उचित, और ज्ञान का मीन्स होता है ज्ञात करना, ज्ञात करना, जानना। अब हम संज्ञा का अर्थ अभी समझें कि संज्ञा को विच्छेद करके उससे क्या अर्थ निकलता है। संज्ञा से क्या अर्थ निकल रहा है? सम्यक और ज्ञात करना, उचित जानना, मतलब जो हम वाक्य करते हैं, वाक्य बनाते हैं, उनके विषय में उचित जानकारी प्राप्त करना ही संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा तो बार बार कह रहे हैं कि संज्ञा सभी जानते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं, लेकिन किन किन आधार पर हम संज्ञा को पढ़ेंगे, उनके आधार पर आइए हम उसके विषय में बात करते हैं। संज्ञा का वर्गीकरण। संज्ञा का वर्गीकरण कहा जाता है कि संज्ञा तीन प्रकार के, मुख्य हिंदी में संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी और संस्कृत में 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 5 नहीं रहता है तो आप 3 पे टिक लगाएंगे। अगर 3 के साथ 5 रहता है तो आप 5 पे टिक लगाएंगे। मुख्यतः संज्ञा की 3 होती है। संज्ञा का वर्गीकरण किन किन आधार पर होता है? पहला, वर्गीकरण बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर कितने प्रकार को हम वर्गीकृत करते हैं? पहला हमारा है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। अब संज्ञा हम बार बार कह रहे हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछेगा। जो ये पढ़ाया जा रहा है आप लोग नोट करते रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पहला हमारा पॉइंट क्या है? संज्ञा का वर्गीकरण किन किन आधार पर हुआ है। तो कितने आधार पे हुआ है? 4 आधार पे हुआ है। हम एक के बाद एक बताएंगे तभी समझ में आएगा। पहला, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण होता है क्या? पहला है आपका रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग। समझ में आ रहा है? योग रूढ़। पहला, ऋण संज्ञा कहते किसे हैं? ध्यान दीजिएगा कि ऋण संज्ञा कहते किसे हैं? 2 निरर्थक वर्णों को अथवा अक्षरों के मेल से बनता है। मेल से बनता है।
क्या योग ऋण संज्ञा आपका ऋण संज्ञा जो है, देखिए दो निरर्थक वर्णों के और दो अक्षरों के मेल से ऋण संज्ञा बनता है। अब कैसे बनता है? दो अक्षरों से और दो वर्णों से कैसे बनता है? जिनका दूसरा पॉइंट है, इनका कोई न कोई अर्थ होता है, इनका कोई न कोई अर्थ होता है। देखिए पहले हम क्या दे रहे हैं कि सभी जानते हैं आप लोग कि संज्ञा किसे कहते हैं, वह छोटे से क्लास से पढ़ाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न को पूछेगा, हम उस पे आते हैं। तो संज्ञा का पहले हम संज्ञा कहते किसे हैं, सबको पता चल गया। संज्ञा का वर्गीकरण कितने आधार पे हुआ है? 4 आधार पे हुआ है। पहला बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पे कितने प्रकार की संज्ञा है? 3 प्रकार की। नोट करते जाइएगा कि बनावट के आधार पर कितने प्रकार की संज्ञा है? 3 प्रकार की संज्ञा है। पहला ऋण संज्ञा, दूसरा यौगिक संज्ञा, तीसरा योग ऋण संज्ञा। अब हम ऋण संज्ञा कहते किसे हैं? दो निरर्थक वर्णों को अथवा अक्षरों के मेल से बनता है, लेकिन यह भी ध्यान दीजिए, दो अक्षरों से बनेगा या दो वर्णों से बनेगा, उसका कोई न कोई अर्थ जरूर निकलेगा, तभी वह ऋण संज्ञा कही जाएगी। जैसे का प्लस न बराबर कान, कान हो गया। य प्लस ज्ञ बराबर यज्ञ। देखिए कोई न कोई अर्थ निकलेगा जरूर। का प्लस न बराबर कान, य प्लस ज्ञ बराबर यज्ञ, श प्लस त बराबर शत। सबका अर्थ निकल रहा है। ये आपके दो निरर्थक ऋण संज्ञा कहते किसे हैं? दो निरर्थक वर्णों को अथवा अक्षरों के मेल से बनता है। वर्णों और अक्षरों के मेल से बनता है, दो वर्णों के मेल से। देखिए यहाँ दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, इनका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। आपके तीनों जो दिया है उदाहरण, तीनों का अर्थ निकल रहा है। हमें आशा है कि आपको पहला समझ में आया होगा। बनावट के आधार पर ऋण संज्ञा, दूसरा बनावट के आधार पर यौगिक संज्ञा है। यौगिक संज्ञा है, इसे दो सार्थक, यहाँ दो निरर्थक थे। ध्यान दीजिएगा कि ऋण संज्ञा में दो निरर्थक वर्ण हैं, मतलब इसका अलग से लिया जाए तो कोई अर्थ नहीं है और इसका अलग से लिया जाए तो कोई अर्थ नहीं है। दोनों के मेल से, बार बार कह रहा है आपका परिभाषा कि दोनों के मेल से कोई न कोई अर्थ निकलता है, उसी को ऋण संज्ञा कहते हैं। देखिए दो वर्णों के मेल से, लेकिन वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। उन दो वर्णों का कोई मेल नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। य का कोई अर्थ नहीं है, न ज्ञ का है, लेकिन उससे बनने वाले शब्द यज्ञ बने तो इसका तो अर्थ है ही, इसलिए इसे ऋण संज्ञा कहते हैं। अब यौगिक संज्ञा क्या कहेंगे? दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे अब इसमें यौगिक मीन्स जुड़ के, मतलब वर्णों के मेल को जोड़ा जाता है, और दो सार्थक शब्द होते हैं, दोनों का अर्थ होता है। देखिए जैसे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्णों का मेल है, यहाँ शब्दों का मेल है, तो दोनों सार्थक शब्द होते हैं। विद्या प्लस आलय बराबर
विद्यालय, इसका भी अर्थ हो गया और इन दो सार्थक शब्दों का भी अर्थ हो गया। देखिए दोनों सार्थक शब्द हैं। विद्या मीन्स विद्या, आलय मीन्स घर, तो दोनों का अर्थ निकला आपके। इसी को हम कहेंगे यौगिक संज्ञा। जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक मीन्स ही होता है जोड़, तो जोड़ करके लेकिन दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ भी निकलता है, उसी को हम यौगिक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते रहिएगा, जैसे रसोई, रसोई प्लस घर। ध्यान दीजिए दोनों का अर्थ है, रसोई मीन्स जहां खाना बनता है, घर मीन्स कमरा, तो दोनों का सार्थक अर्थ है, इसे हम यौगिक संज्ञा कहेंगे। तो बराबर रसोई घर। हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। जहां भी अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप उस पे यूट्यूब चैनल पे केपी क्लासेस के आप पूछ सकते हैं कि इसका मतलब मैम समझ में नहीं आ रहा है। आप बार बार ध्यान दीजिए, यौगिक संज्ञा कहते किसे हैं? दो, इसमें ऋण संज्ञा में दो निरर्थक वर्णों के मेल से एक अर्थ बनता है। यौगिक संज्ञा में दो सार्थक शब्दों के मेल से योग बनता है। दो सार्थक मीन्स दोनों का अर्थ निकलता है, उसी के मेल से यौगिक संज्ञा बनती है। जैसे विद्या प्लस आलय, दोनों का सार्थक अर्थ है विद्या विद्या है, प्लस आलय घर, दोनों का सार्थक अर्थ, दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ है, उसे ही यौगिक संज्ञा कहेंगे। अब हम बनावट के आधार पर तीसरे पे आते हैं, योग ऋण संज्ञा। अब हम देखते हैं कि योग ऋण संज्ञा किसे कहते हैं? दो सार्थक शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन कुछ अर्थ, कुछ विशेष, होते हैं। जैसे दो सार्थक शब्दों के मेल से तो बनते हैं बच्चों। देखिए ये दे रहा है योग ऋण, बनावट के आधार पे हम दोनों संज्ञा आपको समझा दिए। तीसरे संज्ञा पे हम हैं तो वह क्या बता रहा है कि योग ऋण संज्ञा मतलब दोनों का सार्थक अर्थ तो है, लेकिन जो दोनों के सार्थक मेल से तीसरा अर्थ निकलता है वह कोई विशेष की तरफ हमें संकेत देता है, उसी को हम योग ऋण संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण लंबा प्लस उदर। लंबा का अर्थ भी है और उदर मीन्स क्या होता है बच्चों? पेट होता है। जिसका लंबा पेट किसे कहा गया? तीसरे अर्थ की तरफ हमें संकेत कर रहा है, जो कि वह बहुत ही सार्थक और विशेष अर्थ है। उसका तीसरा क्या है? लंबोदर। अब हम लंबोदर तीसरे पे तो संकेत कर दिया, विशेष अर्थ दे दिया लंबोदर, लेकिन लंबोदर किसका पर्यायवाची? अब हम संज्ञा के साथ साथ ऋण शब्द, योग ऋण शब्द और आपका जो है पर्यायवाची सभी चीज साथ में पढ़ते चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरे शब्द के तरफ सार्थक शब्द और कोई विशेष शब्द है लंबोदर। आप भी जानते हैं कि विशेष शब्द है लंबोदर। वह लंबोदर का अर्थ क्या होता है?
हमें किसी विशेष की तरफ संकेत कर रहा है, तो तीसरा संकेत क्या है? गणेश। लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश। गणेश किसी विशेष का नाम है, भगवान का नाम है, विशेष की तरफ संकेत कर रहा है, उसे ही हम योग ऋण कहेंगे। दूसरा उदाहरण है आपका नीलकंठ। नील प्लस कंठ तो बराबर नील का भी अर्थ है और कंठ का भी अर्थ है। कंठ मीन्स गला, जिसका गला नीला हो। तो तीसरा संकेत किया नीलकंठ। नील प्लस कंठ बराबर नीलकंठ। अब किसी विशेष की तरफ हमें संकेत कर रहा है। बार बार ध्यान दीजिएगा कि योग ऋण जो है किसी तीसरे विशेष की तरफ संकेत कर रहा है। तो नीला है कंठ, जिसका किसके तरफ संकेत किया? भगवान शंकर के, वो विशेष शब्द है, भगवान शंकर विशेष हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बनावट के आधार पे योग ऋण वही होगा जो किसी तीसरे और विशेष की तरफ संकेत करेगा। हमें आशा है कि आपको बनावट के आधार पर संज्ञा समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। हमें तो समझ में आ रहा है कि आप लोग को भी समझ में आ रहा है। बिल्कुल आप लोग हमसे पूछिए, केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप क्वेश्चन करिए, उसका आपको उत्तर जरूर मिलेगा। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पहला पढ़ा बनावट के आधार पर संज्ञा का हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो बनावट के आधार पे पहला पढ़ा। अब हम गुण के आधार पर दूसरा पढ़ेंगे। गुण के आधार पर, गुण के आधार पर गुण के आधार पर आप लोग वर्गीकरण लिखते जाइएगा। गुण के आधार पर कितने भागों में इसे बांटा गया, तो यह भी पूछता है क्वेश्चन में कि संज्ञा गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, उसकी संख्या भी पूछता है। तो आप संख्या भी नोट करते जाइएगा। गुण के आधार पर या कहिए भेद या प्रकार या वर्गीकरण, तो दो भागों में बांटा गया। पहला गुणवाचक, गुणवाचक। दूसरा भाववाचक, दूसरा भाववाचक। अब हम इसको पहले हम इस पे आते हैं गुणवाचक पे। हमारा गुणवाचक क्या कह रहा है? जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह आदि का बोध होता है। आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे गुणवाचक संज्ञा कहेंगे। वाचक संज्ञा कहेंगे। किसे कहेंगे? गुणवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम? जिस संज्ञा शब्द से, जैसे कि आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, उन्हीं संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, जाति आदि का बोध होता है, उसे ही हम गुणवाचक संज्ञा कहेंगे। अभी हम गुणवाचक संज्ञा पे रहते हैं, इसके बाद हम इसे समझते हैं। लेकिन वो लिख लीजिएगा कि यह कितने गुण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं।
बार बार पूछेगा गुण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, गुणवाचक और भाववाचक। अब हम गुणवाचक पे पहले आते हैं। तो गुणवाचक संज्ञा जो है, अब इसके भेद कितने होते हैं, गुणवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं, पहले हम उस पे आते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, और चौथा आपका है परिमाणवाचक। या उसे आप द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं। अब हम किस पे हैं अभी, गुणवाचक संज्ञा पे। तो गुण के आधार पे संज्ञा का वर्गीकरण कितने भाग में होता है, 2 भाग में होता है बच्चों। पहला गुणवाचक संज्ञा के आधार पे, दूसरा भाववाचक संज्ञा के आधार पे। अभी हम देखते हैं गुणवाचक संज्ञा। तो गुणवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द के से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समूह, जाति का बोध होता है, उसे ही हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। अब गुणवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं, यह भी पूछ सकता है। गुणवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, आगे हम आपको डिटेल से पढ़ाते जाएंगे। अभी आप जो हम करा रहे हैं उसे नोट करते जाइए। इसी तरह से क्वेश्चन भी पूछेगा नए तरीके से। पुराना तरीका अब आप छोड़िए, नए तरीके पे आइए। पूछेगा गुणवाचक संज्ञा के भेद 4 कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और परिमाणवाचक, या आप कहिए द्रव्यवाचक। यह आपका गुणवाचक संज्ञा है। अब हम इसे क्या कहेंगे, गुण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। भाववाचक का भी आगे हम आपको डिटेल से समझाएंगे, लेकिन आप गुण के आधार पर अगर वर्गीकरण पूछता है तो कितने भाग में, 2 भाग होते हैं, उसके 2 भेद होते हैं, गुणवाचक और भाववाचक। अब गुणवाचक में जो पूछेगा क्वेश्चन हम उसी पे आते हैं। गुणवाचक में जिस संज्ञा शब्द की किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह आदि का बोध होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, गुणवाचक। और उसके कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और परिमाणवाचक, या परिमाणवाचक को आप द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं। अब हम अगले किस आधार पे पढ़ेंगे, अगले उस पे आते हैं, पॉइंट पे, उस पे आते हैं, संज्ञा के तीसरे वर्गीकरण पे आते हैं। किस आधार पे अब संज्ञा का वर्गीकरण होता है बच्चों, देखिएगा अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण पढ़ रहे हो, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे। ध्यान दीजिएगा, नोट भी करते जाइएगा। अब अर्थ के आधार पे इसके कितने भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने भाववाचक तो लिखा नहीं, समझाया। धैर्य रखिएगा, डिटेल से जिसके जो भी अंग होंगे उसे समझाए जाएंगे, आप परेशान न होइएगा। जातिवाचक पहला है, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा परिमाणवाचक। इसके पहले भी मैंने बताया
कि गुणवाचक संज्ञा का पहला जो था उसमें भी ये सब था, सिर्फ नाम आपको बताया गया कि कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें डिटेल से समझा रहे हैं कि अर्थ के आधार पे कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं इसमें, ठीक है, 5 भेद। अर्थ के आधार पे इसके 5 भेद होते हैं। पहला नोट कर लीजिएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, परिमाणवाचक, 5 प्रकार के हो गए। अब हम आते हैं पहले पे जातिवाचक पे। कहते इसे कैसे समझते हैं, ऐसे संज्ञा समूह जो अपने पूरे वर्ग में जाति, अपने पूरे वर्ग का बोध कराते हैं, वह जातिवाचक कहलाते हैं। पहले पे हम हैं जातिवाचक संज्ञा पे। यह आपका पहला अर्थ के आधार पर जातिवाचक संज्ञा है। किसे इस जातिवाचक कहते कैसे क्यों हैं इसे, ऐसे संज्ञा समूह, संज्ञा भी रहे और समूह भी रहे। समूह मीन्स भी आप जानते हैं जहां इकट्ठा, तो अपने पूरे वर्ग या वो समूह का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा तो क्या बता रहा है, अपने पूरे वर्ग समूह का बोध कराते हैं, तो वही जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए उदाहरण, हम इन लोगों को अभी हटा दे रहे हैं, अभी हम जातिवाचक पे हैं, तो इसी का उदाहरण देखिए। उदाहरण जैसे लड़का किसी एक के लिए नहीं कहा गया, वह अपने पूरे जाति का, पूरे समूह का, लड़का में चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जिस उम्र का हो, वह लड़का का पूरे अपने जाति का बोध करा रहा है। यह लड़का क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। देखिए लड़का जो है संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, अपने संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। देखिए आपका लड़का जो है पूरे संपूर्ण जाति, पूरा मतलब उसमें चाहे जिसका लड़का हो, गरीब का, अमीर का, चाहे जिसका लड़का हो, पूरे जाति का बोध करा रहा है यह शब्द। अब दूसरा देखिए लड़की, यह भी क्या हो रहा है, पूरे जाति का बोध करा रही है, पूरे लड़की जाति का बोध करा रही है। इसी तरह के उदाहरण जो है जातिवाचक संज्ञा होते हैं। और भी देखिए जैसे पर्वत में आप ले लीजिए, चाहे हिमालय पर्वत हो, अगर किसी विशेष का नाम लेते हैं कि हिमालय पर्वत, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता है, क्योंकि उसका किसी विशेष का हम नाम ले रहे हैं, क्योंकि हिमालय दूसरा नहीं है। हिमालय पर्वत का अगर नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता है, वो जातिवाचक नहीं रह जाता है। जातिवाचक पर्वत होगा, पर्वत अपने पूरी जाति का बोध करा रहा है, मतलब उसमें हिमालय हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे आपका विंध्याचल पर्वत हो, चाहे और भी कोई पर्वत हो, सारे पर्वतों का बोध करा रहा है। यह शब्द आपके सारे पर्वतों का बोध करा रहा है, यह भी जातिवाचक हो गया। शहर, देखिए अगर शहर की जगह अगर नाम ले दिया जाए लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाता है, तब वह जातिवाचक नहीं रह जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत उसे अकेले के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद व्यक्तिगत अकेला है,
तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया। जातिवाचक में शहर आ गया, शहर में सारे शहर आपके आ गए, चाहे वो कोई शहर हो सभी आपके इसमें आ गए। तो यह पूरे शहरों का अपने जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा। आपको इतना उदाहरण आपके लिए बहुत है, आप भी कई उदाहरण इससे आपके संज्ञा से 7 से 8 क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम में पूछता है, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा और नोट जरूर करते जाइएगा और वीडियो को लगातार देखते जाइएगा। इसी के साथ ही आज का यहाँ पे वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इससे अगले व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।